नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। लेबनान और गजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का हमला, कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पिछले महीने अमेरिका ने किया था यमन पर हमला। ईरान में हिजाब का विरोध करने वाले कहलाएंगे मनोवैज्ञानिक रोगी, इलाज के लिए हिजाब क्लिनिक खोलने की तैयारी में सरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू नेता तुलसी गबार्ड को बनाया नेशनल इंटेलिजेंस का चीफ। पिछले महीने रिपब्लिकन पार्टी में हुई थी शामिल, कमला हैरिस को डिबेट में हराया था। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। बाइडेन ने ट्रंप को दी जीत की बधाई। 4 साल बाद व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप कैबिनेट में जगह मिलते ही एलन मस्क को लगा बड़ा झटका। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बॉयकॉट। नस्लवाद और गलत तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप। कैरिबियाई देश डोमिनिका पीएम मोदी को देगा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। कोविड काल में भारत ने भेजी थी 70,000 वैक्सीन। मोदी को अब तक 14 देशों ने दिया सर्वोच्च सम्मान। कनाडा ने मोस्ट वांटेड अपराधी संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सनी टोरंटो को बताया बेकसूर। आतंकवाद के सभी आरोप किए खारिज। भारत ने बताया आईएसआई से कनेक्शन। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। राष्ट्रपति की पार्टी की जीत का अनुमान। दिसानायके ने किया संविधान बदलने का वादा। और अब आज की बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका में खलबली मच गई है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले ट्रंप ने इशारों में ये बात कही है कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते हैं। ट्रंप की इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या ट्रंप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अमेरिका के संविधान में बदलाव करेंगे। उधर भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी नए सिरे से संविधान लिखने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार ने संविधान सुधार आयोग का गठन किया है, जो देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों से सलाह और सुझाव मांग रहे हैं। बुधवार को हुई बैठक में दिए गए सुझाव अगर लागू होते हैं तो बांग्लादेश में अमेरिका जैसे नियम बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में भी संविधान में बदलाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बुधवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिनिधि सभा में चुनाव जीतने के बाद अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों से मिले। उन्होंने सदन में पार्टी की स्थिति पर संतोष जताते हुए कहा कि जीत हमेशा अच्छी होती है। इस दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के तीसरे कार्यकाल में भी काम करने की इच्छा जताई। प्रतिनिधि सभा के लिए चुनकर आए रिपब्लिकन नेताओं के सामने अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि मुझे संदेह है कि मैं तब तक दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक आप ये नहीं कहते कि वो अच्छे हैं। हमें कुछ और सोचना चाहिए। अमेरिका में मौजूदा संविधान के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। इस संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव तभी हो सकता है जब अमेरिका के सभी राज्यों की असेंबली 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। उस पर भी गौरतलब ये है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तकरीबन 7 साल लंबी है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1933 में राष्ट्रपति बनने के बाद 1945 में मौत होने तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। वो अमेरिका के इतिहास में 2 कार्यकाल से ज्यादा राष्ट्रपति रहने वाले इकलौते नेता रहे हैं। फ्रैंकलिन के बाद संविधान में संशोधन करके अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बनने की व्यवस्था बनाई गई। अब बांग्लादेश में संविधान संशोधन को लेकर चल रही कवायद की बात करें तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इन दिनों देश के सिस्टम में कथित तौर पर सुधार की कोशिशों में जुटी हुई है। कथित इसलिए क्योंकि अब बांग्लादेश के सियासी दल जो शेख हसीना सरकार के विरोधी रहे हैं, वो खुद सुधार के नाम पर चुनाव में हो रही देरी के लिए सवाल उठाने लगे हैं। बुधवार को अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने न्यूज एजेंसी एएफपी से बातचीत में कहा कि शेख हसीना के निरंकुश शासन को उखाड़ फेंके जाने के बाद नई सरकार चुने जाने के लिए देश में सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुधारों की रफ्तार तय करेगी कि चुनाव कितनी जल्दी करवाए जा सकते हैं। मोहम्मद यूनुस ने वादा किया कि वो देश को लोकतांत्रिक चुनाव के रास्ते पर ले जाएंगे। अब तमाम वादों और दावों के बीच एक अहम सवाल
ये उठता है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस जिन सुधारों का जिक्र कर रहे हैं, आखिर वो हैं क्या? अंतरिम सरकार बांग्लादेश की चुनावी प्रक्रिया में किस तरह का बदलाव करने की मंशा रख रही है? यूनुस सरकार चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए नए सिरे से संविधान लिखने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए अंतरिम सरकार ने एक संविधान सुधार आयोग बनाया है, जो देश के प्रतिष्ठित वर्गों, बुद्धिजीवियों के साथ बैठकें करके सलाह और सुझाव ले रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को संसद भवन में कमेटी ने कई वर्गों और समूहों के साथ बैठक की। बैठक में शामिल लोगों ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। बताया जा रहा है कि अगर अंतरिम सरकार इन सुझावों को लागू करती है तो बांग्लादेश में अमेरिका जैसा नियम बन सकता है। यूनुस सरकार के संवैधानिक सुधार आयोग को मिले सुझाव में केयर टेकर सरकार की बहाली और प्रधानमंत्री पद के लिए अधिकतम 2 टर्म का प्रावधान करने को कहा गया है। प्रोफेसर रुबैत फिरदौस और दिलीप कुमार रॉय ने सुशासोनर जन नागरिक संगठन की तरफ से लिखित में प्रस्ताव पेश किया। बाद में सुजन संगठन के सचिव बदिउल आलम मजूमदार ने कमेटी के सामने अपनी मांगों को विस्तार से रखा। सूत्रों के मुताबिक सुजन की मांग है कि संविधान में केयर टेकर सरकार के प्रावधान को जोड़ा जाए, लेकिन न्यायपालिका को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। संगठन के प्रस्ताव के मुताबिक केयर टेकर सरकार का कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दरअसल शेख हसीना सरकार ने साल 2011 में संविधान संशोधन करके केयर टेकर सरकार का प्रावधान खत्म कर दिया था। इससे पहले तक बांग्लादेश में किसी सरकार का कार्यकाल खत्म होते ही सारी व्यवस्था केयर टेकर सरकार संभालती थी और निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा भी केयर टेकर सरकार के हाथ में ही होता था। सुजन संगठन ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसा सिस्टम लागू करने की मांग की है। जिस तरह अमेरिका के मौजूदा संविधान के मुताबिक कोई राष्ट्रपति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही चुना जा सकता है, उसी तरह बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम 2 टर्म के प्रावधान का प्रस्ताव दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक कार्यकाल 4 साल का होता है। बांग्लादेश में भी प्रधानमंत्री का एक कार्यकाल 4 साल के लिए निर्धारित करने की मांग की गई है। साथ ही सत्ता संतुलन के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच शक्तियों के बंटवारे की भी मांग की गई है। इसके अलावा बांग्लादेश में 2 सदनों वाली संसदीय प्रणाली की मांग की गई है। इसके लिए संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाकर 400 करने की बात कही गई है, जिसमें से 100 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। ये वो व्यवस्था है जिसमें सदन को अलग अलग सदनों, चैम्बर्स या हाउस में बांटा जाता है, जैसा कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा है या अमेरिका में सीनेट और प्रतिनिधि सभा। प्रस्ताव में संसद की सभी 400 सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की मांग भी की गई है। संविधान में बदलाव और सुधार करने के लिए बनाए गए आयोग के अधिकारियों ने अलग अलग राजनीतिक दलों और मीडिया समूहों के नेतृत्व के साथ भी कई मीटिंग की हैं। बांग्लादेश में अगर ये सुधार लागू होते हैं तो अमेरिका की तरह 4 साल का कार्यकाल और अधिकतम 2 टर्म की व्यवस्था होगी। हालांकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल रूल है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के नियम काफ़ी हद तक एक जैसे होंगे। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, ईरान और इजराइल के बीच गजा और लेबनान में हमलों को लेकर तनाव चल रहा है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर मिसाइलें दाग चुके हैं, लेकिन इसी बीच ईरान का एक फैसला दुनिया भर में चर्चा का सबब बन गया है। कहा जा रहा है कि ईरानी हुकूमत महिलाओं के अधिकारों को रौंदने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। दरअसल तेहरान में हिजाब क्लिनिक खोला जा रहा है। इस क्लिनिक में उन लोगों का इलाज किया जाएगा जो हिजाब के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ईरान के एक सरकारी इस्लामी निकाय ने राजधानी तेहरान में हिजाब क्लिनिक खोलने के प्लान का ऐलान किया है। महिलाओं के लिए तय ड्रेस कोड के तहत ज़रूरी हिजाब का उल्लंघन करने वाली महिलाओं का इस हिजाब क्लिनिक में इलाज किया जाएगा। आरोप है कि अधिकारी इसके जरिए ईरान में हिजाब का विरोध करने वालों को मानसिक रूप से बीमार मानने का नया हथकंडा अपना रहे हैं। तेहरान में खुलने वाले पहले हिजाब क्लिनिक के इंचार्ज मेहरी तालेबी दारस्तानी का कहना है कि ये क्लिनिक हिजाब हटाने वालों के लिए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इलाज मुहैया कराएगा। ईरान के पहले हिजाब क्लिनिक के इंचार्ज
दारस्तानी का कहना है कि इस सेंटर की स्थापना हिजाब का विरोध करने वालों के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इलाज के लिए होगी, खास तौर पर टीनेज जेनरेशन, युवा और उन औरतों के लिए जो अपनी सामाजिक और इस्लामिक पहचान की चाह रखती हैं। उनका कहना है कि इस सेंटर में आना वैकल्पिक है। उन्होंने हिजाब क्लिनिक को लेकर कहा कि ये प्रोजेक्ट गरिमा, शालीनता, शुद्धता और हिजाब को बढ़ावा देने के रोड मैप के साथ तैयार किया गया है। तालेबी दारस्तानी इससे पहले भी कई बार विवादों में रही हैं। उन्होंने स्टेट टेलीविज़न पर बाल विवाह का समर्थन और प्रचार किया था। 2023 में उन्हें ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स इंस्पेक्शन सेंटर की हेड के पद से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसकी वजह का खुलासा नहीं किया गया था। ईरानी हुकूमत के इस फैसले को लेकर देश भर में विरोध शुरू हो गया है। ईरान के प्रमुख एक्टिविस्ट और मानवाधिकारों की वकालत करने वाले लोगों ने हिजाब के विरोध को रोक बताने की इस सरकारी कोशिश का विरोध जताया है। उन्होंने सरकार की इस कोशिश को अपमानजनक और विरोध को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला करार दिया है। ईरान के मनोवैज्ञानिक समुदाय ने भी लोगों के विरोध को चुप कराने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के इलाज का सहारा लेने पर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दी है। कुछ दिन पहले तेहरान में यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट ने ड्रेस कोड के पालन को लेकर की गई जबरन कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए यूनिवर्सिटी परिसर में अपने कपड़े उतार दिए थे। बाद में अधिकारियों ने बताया कि छात्रा को हिरासत में ले लिया गया है और उसे मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। ईरान के अधिकारियों ने देश में महिला अधिकारों, उनके जीवन की आज़ादी और एंटी हिजाब आंदोलन का समर्थन करने वालों को उन्मादी करार दिया है। ये आंदोलन सितंबर 2022 में पुलिस कस्टडी में महसा अमीनी नाम की एक लड़की की मौत के बाद शुरू हुआ था। कहा जा रहा है कि ईरान में हिजाब के विरोध को मनोवैज्ञानिक रोग बताने की कोशिश के पीछे जो शख्स है वो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का बेहद खास है। दारस्तानी का दफ्तर ईरान के प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉइस हेडक्वार्टर का हिस्सा है। इस निकाय का काम समाज में सख्त धार्मिक मापदंडों को परिभाषित करने और लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है, खासतौर पर महिलाओं को ड्रेस कोड का पालन करवाने के लिए। इस विभाग को मोहम्मद सालेह हाशमी गोलपायगनी लीड करते हैं, जिनकी नियुक्ति सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने की है। साल 2023 में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने सालेह हाशमी को मानवाधिकारों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए कई अन्य संस्थाओं और लोगों समेत प्रतिबंधित किया था। ये कदम 2022 के हिजाब विरोधी आंदोलन के दौरान सरकार की तरफ से की गई बर्बर कार्रवाई के जवाब में उठाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई मानवाधिकार समूहों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक असंतुष्टों पर अत्याचार, हिंसा और उन्हें जबरन दवा देने के प्रयोग किए जाने के सबूत मिले हैं, जिन्हें अधिकारियों द्वारा मानसिक रूप से अस्थिर माना गया है और उन्हें मनोरोग के इलाज के नाम पर सरकारी संस्थानों में रखा गया है। मानवाधिकार समूहों ने ईरान के ज़रूरी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली महिलाओं पर कार्रवाई को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हिजाब कानूनों के कथित उल्लंघन से जुड़ी गिरफ्तारियों, जबरन गायब होने और कारोबार को बंद करने की घटनाएं हुई हैं। पिछले हफ्ते ईरान में मानवाधिकार केंद्र ने रोशनक मोलाई अली शाह नाम की 25 साल की महिला के मामले को भी उजागर किया है, जिसके बारे में बताया गया है कि उसे एक ऐसे शख्स से भिड़ने के बाद गिरफ्तार किया गया था जिसने उसे सड़क पर उसके हिजाब को लेकर परेशान किया था। एक एनजीओ ने कहा कि उस लड़की के वर्तमान ठिकाने की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।